से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, माधवी लता जो ओवैसी को टक्कर दे रही है, उन्होंने ओवैसी पर बयान दिया और कहा कि मैंने धर्म पर नहीं बल्कि ओवैसी पर बयान दिया, क्योंकि उन्होंने धर्म को लेकर, श्री राम को लेकर उन्होंने टिप्पणी की थी। अब वक्त बैठने का नहीं है। माधवी लता ने यह बड़ा बयान दिया है ओवैसी पर, और साथ ही यह भी कहा कि मैंने धर्म पर नहीं ओवैसी पर बयान दिया था। ओवैसी ने श्री राम पर कमेंट किया था। अब चुप बैठने का वक्त नहीं है। माधवी लता हैदराबाद से ओवैसी को चुनौती दे रही है और इस चुनावी फाइट में लगातार हमले कर रही है माधवी लता। और एक और बड़ा बयान माधवी लता की तरफ से सामने आया, जिसमें उन्होंने सीधा जवाब दिया ओवैसी को और यह भी साफ किया कि धर्म पर नहीं बल्कि ओवैसी पर बयान दिया। ओवैसी ने श्री राम पर कमेंट किया था। अब चुप बैठने का वक्त नहीं है। आइए सुनवाते हैं आपको माधवी लता ने क्या कुछ कहा। लिबास से नफरत है, मेरी दाढ़ी से नफरत है, टोपी से नफरत है, हिजाब से नफरत है, मेरे खाने से नफरत है, तो आपको मेरी वजूद से नफरत है। मगर हैदराबाद की आवाम नफरत को कामयाब नहीं करेगी, मोहब्बत को। जब असदुद्दीन जी ने रामचंद्र जी और रामचंद्र के माता जी के ऊपर कमेंट किया था, तो वह बहरा होकर कमेंट करे थे। क्या समस्या है वो कि हम चुप बैठेंगे? जब बतकम्मा के ऊपर जब उसने कमेंट किया था, क्यों कमेंट किया उसने? आज इतना भड़क रहे हैं हम असदुद्दीन के ऊपर कमेंट करें, लेकिन वो हमारे रामचंद्र के ऊपर कमेंट करें। वो याद नहीं है जो भाइयों दोनों मिलकर कमेंट करें। अब चुप बैठने का वक्त नहीं है। हम इस्लाम पे कमेंट नहीं कर रहे, हम असदुद्दीन के बारे में कमेंट कर रहे हैं हम लोग। तो हैदराबाद में मुकाबला बहुत ज्यादा चुनौती भरा हो चला है ओवैसी के लिए, क्योंकि जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, बयानबाजी हो रही है, उसको देखकर लग रहा है कि हैदराबाद में फाइट बहुत टाइट है। हालांकि अब माधवी लता की ओर से जवाब दे दिया गया है और कहा गया है कि दरअसल ओवैसी ने श्री राम पर टिप्पणी की थी, जिसको लेके यहाँ पे माधवी लता ने जवाब दिया और ये भी कहा गया कि अब चुप बैठने का वक्त नहीं है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बोगस वोटर्स के आरोपों पर बोले ओवैसी। ये आरोप निराधार हैं। ओवैसी ने कहा कि आम चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं, आप चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वोटर्स की लिस्ट वही फाइनल करता है। माधवी लता ने लगाए थे बोगस वोटिंग के आरोप। लिस्ट ये कहा था कि बोगस वोटिंग लिस्ट दरअसल उसका इस्तेमाल कर ही ओवैसी जीतते हैं, इस तरह का आरोप माधवी लता की तरफ से लगाया गया था। इस पर ओवैसी ने क्या जवाब दिया है वो भी सुनिए। माधवी लता जी आरोप करते हैं कि आपके ऊपर, आपके यहाँ असेंबली पार्लियामेंट में तो तकरीबन 6 लाख से ज्यादा बोकस वोट है, जिसकी वजह से आराम से अब हर वक्त 3 लाख वोटों से जीतते हैं। ऐसा है, देखिए, आपको समझने की जरूरत है कि हर साल जनवरी में नामों का इंक्लूजन होता है, उसके बाद लिस्ट आती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, मैं उसको हेड नहीं करता हूं। फिर हर एक को एक टाइम दिया जाता है कि वो ऑब्जेक्शन दाखिल करे। उसकी टाइम खत्म हो जाने के बाद फाइनल वोटर लिस्ट आती है। फिर इलेक्शन से पहले एडिशनल एंड डिलीशन की लिस्ट आने वाली है। अब आप बताइए, इससे मेरा क्या रोल है? और आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आप गाली दे रहे हैं, इसका मतलब? तो ये ऐसा है, हर पार्टी आती है और चुनाव से पहले इस तरह की बात करते हैं, मगर रियलिटी तो कुछ और ही है। और इस तरह की बात करने से आप हैदराबाद की इलेक्टोरेट को, जिसमें बैकवर्ड क्लास के हमारे भाई हैं, दलित भाई हैं, अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, उनकी आप तौहीन कर रहे हैं कि वो निकल कर वोट डाल रहे हैं और उनके वोट की वजह से सब पार्टी को वोट मिल रहे। और पहली बार ओवैसी जी को जब 5,13,000 वोट मिले हैं, 15,000 वोट मिले हैं, मुझे पहले ये आपको साफ करने दीजिए, बताने दीजिए कि यहाँ पे आधा से ज्यादा बोगस वोट्स है और हम अब की बार पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी देखिए, जब ये इलेक्शंस साफ और न्यायबद्ध होंगे तो उनके जितने भी बोगस वोट्स है वो थोड़ी डाल पाएंगे। जब वो बोगस वोट्स नहीं डालेंगे तो अब आप देखेंगे हम लोग तकरीबन 2 लाख से आगे बढ़ चुके होंगे उनसे भी। तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को हैदराबाद में इस बार कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता लगातार ओवैसी पर हमलावर हैं। कैसे समीकरण बदल सकता है हैदराबाद की सीट पर चुनावी बाजी, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए।
का राज्य चलाने का, मुसलमान चंद मर्दों का राज्य चलेने का जो इन्होंने ठेका लेके रखा है ना, इसको निर्मूल करेंगे। ये धमकी नहीं है, ये खुली चुनौती है। ये फपकी नहीं है, ये है खुला ऐलान। ये बातें हवा हवाई नहीं, ये ओवैसी को मिल चुके चैलेंज का ठोस आधार है। जी हाँ, हैदराबाद के सबसे बड़े भाई माने जाने वाले AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को घर में चुनौती मिल चुकी है। और चुनौती देने वाला कोई बाहरी नहीं, बल्कि हैदराबाद की ही बेटी है। खास बात यह है कि ये मुस्लिमों को वोट बैंक नहीं समझती, ये उनका ख्याल रखती हैं, उनके साथ खड़ी होती हैं, उनके लिए लड़ती हैं और जूझती हैं। वो धार्मिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव भी नहीं करती। कि यहाँ का मुसलमान लड़की को ट्रिपल इंस्टेंट तलाक के दलदल से निकालना नहीं है, यह मर्दों का राज्य चलाने का, मुसलमान चंद मर्दों का राज्य चलेने का जो इन्होंने ठेका लेके रखा है ना, इसको निर्मूल करेंगे, उखाड़ के फेंकेंगे, औरत के लिए ठहरेंगे। औरत का सवाल है ये, औरत का इज्जत का सवाल है ये, और औरत का ये फ्रीडम का सवाल है। माधवी लता सिर्फ कहती नहीं है, वो काम करने में विश्वास रखती हैं और ये बात हर आम हैदराबादी जानता है। वो अगर कह रही हैं कि वो धर्म के आधार पर नहीं, विकास के आधार पर काम करेंगी और उनका ये पहला मकसद महिलाओं का कल्याण होगा, तो ये AIMIM चीफ को पता भी है कि माधवी लता का ये ऐलान चुनावी जुमला नहीं है, क्योंकि 3 तलाक के मुद्दे पर माधवी लता ने जिस तरह से महिलाओं का साथ निभाया, उसे लेकर हैदराबाद की हर मुस्लिम महिला की दुआ उनके साथ है। शायद यही वजह है कि पहली बार अब ओवैसी को भी खतरे का एहसास हो रहा है। घर में घिर गए AIMIM चीफ ओवैसी, माधवी के आरोपों पर नहीं सूझा जवाब। कहते हैं मन में अगर एक बार डर समा जाए तो डर का वजूद जल्द खत्म नहीं होता। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का हाल भी इन दिनों यही है। बीजेपी ने माधवी लता को हैदराबाद सीट से उम्मीदवार क्या बनाया, उन्होंने खामोशी ओढ़ ली है। यहाँ तक कि ओवैसी बोगस वोट को लेकर लगाए गए आरोपों का भी सीधा जवाब देने से बच रहे हैं। 1,60,000 सिर्फ एपिक नंबर से निकलेंगे आपको। क्यों नहीं निकाल रहे GHMC? अच्छा, इलेक्शन कमीशन किससे काम करेगा? फिर जाकर इन्हीं GHMC वालों से काम करना है ना। तो आप कह रहे, आप खुद कह रहे कि इलेक्शन कमीशन नहीं कह रही है कि GHMC से। कौन काम नहीं कर रहा इधर? GHMC काम नहीं कर रहा इधर। अब इलेक्शन कमीशन को यह तय करना है GHMC क्यों काम नहीं कर रहा। हर पार्टी आती है और चुनाव से पहले इस तरह की बात करते हैं, मगर रियलिटी तो कुछ और ही है। और इस तरह की बात करने से आप हैदराबाद की इलेक्टोरेट को, जिसमें बैकवर्ड क्लास के हमारे भाई हैं, दलित भाई हैं, अल्पसंख्यक समाज मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, उनकी आप तौहीन कर रहे हैं। बेशक AIMIM अध्यक्ष एक काबिल बैरिस्टर है और वो मुद्दों को घुमाना जानते हैं। अपनी उसी काबिलियत का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बोगस वोट के गंभीर आरोप को इलेक्शन कमीशन की तरफ मोड़ दिया। लेकिन सवाल और आरोप सिर्फ इतने नहीं हैं। आरोप तो ये भी है कि हैदराबाद की वोटर लिस्ट से करीब 2 लाख से ज्यादा हिंदू मतदाताओं के नाम अवैध रूप से हटाए गए हैं, जो AIMIM की जीत की वजह है। बहरहाल 4 दशकों से AIMIM ने हैदराबाद लोकसभा सीट पर कब्जा कर रखा है और शायद ये पहली बार है कि AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को घर में तगड़ी चुनौती मिली है और ये शख्सियत इतनी जबरदस्त है कि जिद पर अड़ जाए तो ये किसी को भी पटकनी दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बड़े महायुद्ध की आहट सुनाई दे रही है, वो भी 24 घंटे बाद। जी हां, क्या दुनिया एक और महायुद्ध के मुहाने पर खड़ी हो गई है? सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। जहां एक तरफ ईरान ने इजराइल पर अटैक की धमकी दी है, तो इजराइल ने भी माकूल जवाब देने का ऐलान कर दिया। और इस युद्ध की आहट के बाद से कई देशों ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी कर दिया। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
अमेरिका, फ्रांस, रूस, नॉर्वे, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, ये वो देश हैं जिन्होंने अपने देश के लोगों को ईरान और इजराइल की यात्रा ना करने को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। तो क्या कुछ बड़ा होने वाला है जो ये सारे देश अलर्ट मोड पर आ गए हैं? तो इस सवाल के पीछे का जवाब हाँ ही है, क्योंकि ईरान ने इजराइल पर बड़े अटैक की धमकी दी है। हमला कब होगा, कैसे होगा, कहां से होगा, ये कोई नहीं जानता, लेकिन होगा जरूर। ईरान ने अपनी धमकी में अपने इन इरादों को जाहिर कर दिया है। ईरान की इस धमकी के पीछे की वजह सीरिया में ईरानी एम्बेसी पर अटैक है। दरअसल 1 अप्रैल को सीरिया में ईरानी एम्बेसी के पास एयर स्ट्राइक हुई थी, जिसका आरोप इजराइल पर लगा है। इस हमले में ईरान के 2 टॉप कमांडर समेत 13 लोग मारे गए थे। इसके बाद ईरान ने बदला लेने के लिए इजराइल पर अटैक की धमकी दी थी। ईरान की इजराइल पर अटैक की धमकी को बल इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि ईरान ने एक वीडियो जारी कर दिया है। वीडियो में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान आर्मी प्रैक्टिस करती नजर आ रही है। आर्मी के इस युद्ध अभ्यास में एडवांस हथियार, टैंक और मिसाइलें भी दिखाई दे रही हैं। ईरान को लेकर माना जाता है कि वो आतंकी संगठन हमास और हिजबुल्लाह का समर्थन करता है और उन्हीं के सहारे हमलों को अंजाम देता है। इजराइल के सेडरॉट में हुए हमले में हिजबुल्लाह का नाम सामने आ रहा है। सेडरॉट पर हुए अटैक के पीछे कहा जा रहा है कि ईरान के इशारे पर हिजबुल्लाह ने अटैक किया है, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है और इस बात पर मोहर और पक्की हो गई है कि 24 घंटे के भीतर महायुद्ध स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि इजराइल का डिफेंस सिस्टम दुनिया का सबसे मजबूत सिस्टम माना जाता है और इसी सिस्टम की वजह से हिजबुल्लाह के हमलों को उसने नाकाम कर दिया है। आयरन डोम सिस्टम से हिजबुल्लाह के रॉकेट्स को नष्ट कर दिया है। अब अगर ईरान इजराइल पर डायरेक्ट अटैक करता है तो मिडिल ईस्ट में बड़ी जंग छिड़ सकती है और पूरी दुनिया चपेट में आ सकती है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ईरान के पक्ष में इराक, सीरिया, लेबनान, तुर्की, कतर, जॉर्डन जैसे मुस्लिम देश खुलकर साथ आ सकते हैं। हालांकि इजराइल के पक्ष में अमेरिका और ब्रिटेन पहले से ही है। ऐसे में जब महायुद्ध की सुगबुगाहट उठी है तो सुपर पावर अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी फौज उतार दी है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस ड्वाइट आइजनहावर लाल सागर के रास्ते इजराइल पहुंच रहा है। ये ईरान की तरफ से दागी जाने वाली मिसाइलों और ड्रोन्स को रोकने में सक्षम है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने जॉर्डन ईरान बॉर्डर पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिव कर दिया है ताकि मिसाइल अटैक को रोका जा सके। एक तरफ अमेरिका इजराइल के सपोर्ट में उतरकर अपनी आर्मी को एक्टिव कर चुका है, तो दूसरी तरफ ईरान को सख्त लहजे में वार्निंग भी दे दी है और मिलिट्री एक्शन ना लेने की बात भी कही है। ईरान और इजराइल में वॉर को लेकर काउंटडाउन शुरू होने की बात कही जा रही है। ऐसे में डिफेंस सेक्टर की बात करें तो इजराइल का बजट 24.2 अरब डॉलर है, तो ईरान का महज 9.9 अरब डॉलर का है। इजराइल के पास 612 प्लेन हैं, तो ईरान के पास 551 प्लेन हैं। इजराइल के 2200 टैंक्स के मुकाबले ईरान के पास 4071 टैंक्स हैं। इजराइल के पास 80 परमाणु हथियार हैं, तो ईरान के पास एक भी नहीं। इजराइल के पास 67 वॉरशिप है, तो ईरान के पास 101 वॉरशिप का बेड़ा है। दोनों देशों के पास अपनी सैन्य ताकत है, दोनों के पास सपोर्ट करने वाले देश भी हैं। ऐसे में अगर युद्ध होता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा और एक बार फिर वही तस्वीरें और वीडियो सामने आएंगे जो रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान दिखाई दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सिडनी के शॉपिंग सेंटर में चाकूबाजी की घटना, हमले में 10 लोगों की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने हमलावर को किया ढेर। बोगस वोटों के आरोपों पर बोले ओवैसी, कहा यह आरोप निराधार। चुनाव आयोग पर कर रहे सवाल, वोटर्स की लिस्ट करता है वही फाइनल। माधवी